लगातार कॉलेजों में जो बहुजन समाज के छात्र हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, महिलाएं, उनके साथ प्रताड़ित करने की खबरें आती रही है। रोहित वेमुला भी उसी के शिकार हुए थे। उसको लेकर पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो वर्तमान सरकार है और जो जितने भी यूनिवर्सिटी है उसके लेकर बहुत किरकिरी हुई थी। एक बार फिर से जेएनयू में इस बार, जो कि लिबरल लिबरल यूनिवर्सिटी माना जाता है, जेएनयू जहाँ कहा जाता है कि सबको बोलने का हक है, बराबर के लोगों को पास अधिकार है, वहाँ अपनी बात हर किसी को रखने की आज़ादी है। वहाँ पहली बार ऐसा हो रहा है कि बहुजन समाज के छात्र जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी है, उनको नोटिस थमाया गया, उनको सस्पेंड किया गया है। और इससे सवाल पैदा हो रहा है कि क्या अब भी जेएनयू जैसे संस्थानों में जो ओबीसी के हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के छात्र हैं, बहुजन छात्र हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ दो प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर अनिल हैं। क्या लग रहा है आपको कि जो एक समय था जिस तरह से प्रताड़ित किया जाता था जाति के आधार पर, अब जेएनयू में जिस तरह से 8 से ज़्यादा छात्रों को सस्पेंड किया गया है, 12 छात्रों को, क्या लगता है एक बार जाति की वजह से इन सबको सस्पेंड किया गया है क्योंकि वो बहुजन समाज की बात कर रहे थे? देखिए, यहाँ सीधी सीधी जातिवाद का मामला बनता है, ठीक है, और ये आज से नहीं बल्कि कई दिनों से चलता आ रहा है। और हम देखें कि देखिए, जब हम ब्राह्मणवाद की बात करते हैं तो इसमें द्रोणाचार्यवाद भी कहना पड़ेगा। जब हम यूनिवर्सिटी में हैं, ये बात सिर्फ अर्जुन के साथ नहीं हुआ था, एकलव्य के साथ नहीं हुआ था, ठीक है, ये आज भी हो रहा है। आज इनको दिक्कत इस बात की है कि पहले रिजर्वेशन में भी लोग नहीं भर पाते थे, एजुकेशन का लेवल कम था। आज स्थिति ये है कि अगर आप जेएनयू का डेटा देखेंगे तो रिजर्वेशन ही पूरा हो रहा है, रिजर्वेशन के बाद भी लोग आ रहे हैं। इनको इस बात से दिक्कत है कि रिजर्वेशन के बाहर क्यों जो इनको लोगों ने 51% जो सीटें बना रखी है, इनको ये लगता है कि अपर कास्ट के लिए रिजर्व है। हम लोग वहाँ क्लेम कर रहे हैं, आज हम फैकल्टी बन रहे हैं, आज हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। आप देखेंगे कि जेएनयू का पॉलिटिकल कैरेक्टर भी चेंज हुआ है। जो लोग दलित, पिछड़ों, आदिवासी के नाम पे जो बात करते थे, ठीक है, वो हमारी बात करते थे। आज हम अपनी बात खुद करना शुरू कर दिए हैं। जब हम अपनी बात खुद करना शुरू कर दी है तो इससे उनको तकलीफ हो रहा है कि लीडरशिप कैसे चला गया। आप जेएनयू के छात्र भी रहे हैं, आपने जेएनयू को लंबे समय तक देखा है। क्या लगता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सोशल साइंस पढ़ाते हैं, पूरी दुनिया की चीज़ें पढ़ाते हैं, अगर वो भारत के हैं और भारतीय हैं, उनके मन से जातिवाद नहीं जाता है? देखिए, अगर आप भारत और भारतीय जातिवाद से नहीं जाता, अगर ये सवाल आप कर रहे हैं तो मैं आपको जानकारी लेकर बता दूं कि भारत से लोग इंग्लैंड गए हैं। इंग्लैंड की सरकार को, इंग्लैंड की पार्लियामेंट को मजबूर होना पड़ा एंटी कास्ट कानून बनाने के लिए, बिल पास करवाने के लिए। अमेरिका में ये लोग गए। अमेरिका में जाति नाम से कोई बिल नहीं था क्योंकि वहाँ इस तरह के भेदभाव नहीं थे, वहाँ रेशियल भेदभाव था। अमेरिकी वहाँ पे कानून बनाना पड़ा, कनाडा सरकार को कानून बनाना पड़ा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जहाँ जहाँ गए हैं ये रोग फैलाते गए हैं। रोग मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी मतलब जातिवाद, कट्टर तरीके से जातिवाद करते हैं और जाति के आधार पे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली भी वो असंवैधानिक भी है, वो पनिशेबल ऑफेंस भी है, उसके बाद भी जेएनयू जैसे संस्थान में भी जातिवाद होता है। देखिए, भारत के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता और जातिवाद एक पनिशेबल ऑफेंस है, लेकिन ये आज भी जारी है और जेएनयू में भी जारी है। अगर आप जेएनयू के डायरेक्ट पीएचडी का रिजल्ट देखेंगे तो कई बार ऐसे हुए हैं कि 0 शेड्यूल कास्ट सेलेक्ट हुए हैं, 0 शेड्यूल ट्राइब सेलेक्ट हुए हैं, ओबीसी 1-2 सेलेक्ट हुए हैं या वो भी 0 हुए हैं। तो अभी जो नया जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका एक नया जो एडमिशन पॉलिसी है, नया एडमिशन पॉलिसी कहता है कि जो एंट्रेंस टेस्ट होगा पीएचडी के लिए वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, वो क्वालिफाइंग होगा। पूरा जो डिसीजन होगा वाइवा पे डिसाइड करेगा। अब वाइवा डिसाइड करेगा, इसका एग्जांपल में हमारे पास पहले से मौजूद है। पहले से मौजूद ये है कि जहां डायरेक्ट पीएचडी में सिर्फ वाइवा होता था, वहां पे एसटी, एससी, ओबीसी नहीं है रिजर्वेशन के बावजूद। अगर आप अभी जो करंट जो एडमिशन पॉलिसी है जेएनयू का, वो है एमफिल और पीएचडी इंटीग्रेटेड है। इसे हटाने की बात चल रही है। इसलिए हटाने की बात चल रही है कि अभी चूंकि एमफिल और पीएचडी इंटीग्रेटेड है, इसलिए पीएचडी हम कर पा रहे हैं। अगर आप इसको भी अलग कर देंगे तो वहां पे सिलेक्शन 0 का बराबर होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट यहाँ एमए कर रहा है, जो स्टूडेंट एमफिल कर रहा है, टीचर को मालूम होता है। अगर जाति पता नहीं होता तो कम से कम इतना जरूर मालूम होता है किस कम्युनिटी का है और किस विचारधारा से आ रहा है। तो देखिए, जेएनयू में ये पूरा जो मामला है ना, उसको जब आप समझेंगे तो जाति के आधार पर जो रिसोर्सेज में जो बंटवारा हो रहा है, अब जब लोग भागीदारी ढूंढ रहे हैं, और जो छात्र 8 जिनको निलंबित किया गया है, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो वाइवा है, जो नंबर दिया जाता है 30 नंबर का जो वाइवा है, उसको कम किया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री भी लगातार कहते रहे हैं कि इंटरव्यू के नाम पे भेदभाव होता है। और शायद इसी से भी ये मामला जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की बात है। ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर थोड़े है। सोचिए, जेएनयू में सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानी जाती है। जातिवाद का ये अनोखा रूप है, बहुत महीन रूप है,
जो आपको पढ़ाई लिखाई का आवरण लिए हुए है, समझदारी का आवरण लिए हुए है, और कितनी कट्टरता से, कितनी बेरहमी से जाति के आधार पर नंबर दिए जाते होंगे, इस तरह के आरोप हैं। मैम, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, जेएनयू की छात्रा भी रही हैं, क्या लग रहा है ये जो जिन छात्रों को निलंबित किया गया वो पूरा का पूरा जातिवाद का मामला है, जाति की वजह से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है? एकदम पूरी तरह से कहा जा सकता है कि ये जातिवाद का मामला है। आप ये देखिए कि ये जो छात्र यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दलित और माइनॉरिटीज़ और ओबीसी और सारे बहुजन समाज के लोग छात्र, ये इनकी मांगे उचित है, और ये इनकी मांगे नहीं है सिर्फ, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। आप देखिए यूपीएससी में भी इतने ही % का है, 15% का। जेएनयू अगर इसको लागू कर देती तो ये कोई बड़ा क्राइम नहीं करती। वो कम से कम जो दलित बहुजन की बात करते हैं वो, कि हम उनके हित की बात करते हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट तो करिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट का है। ये जो छात्र जो आज यहाँ धरना, मतलब जिनको सस्पेंड कर दिया गया, जिनको हॉस्टल खाली कराने का, सेमिनार में और सारी चीज़ों पे कैंपस में एक तरह से बंदिश लगा दी गई, नाजायज़ है, और ये सीधा सा जातिवाद का मामला है। ये एक जो चीज़ है, जेएनयू में 8000 के करीब छात्र हैं, और जिस तरह से ये सस्पेंशन हुआ है, छात्रों की संख्या कम है, खासकर जो अपर कास्ट के छात्र हैं वो इस पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इसका क्या संकेत देख रहे हैं कि जेएनयू के जो छात्र हैं या जो फैकल्टी हैं वो जातिवाद पर साफ साफ बटे हुए हैं? एकदम साफ साफ नजर आ रहा है। आप ये देखिए कि क्योंकि चाहे कोई भी पार्टी का हो, कोई भी संगठन हो, वो एबीवीपी हो, लेफ्ट हो, या कोई भी अपर कास्ट के लोग जिनमें शामिल हैं, उनको भी पता है कि ये भागीदारी का सवाल है, और इनकी भागीदारी खत्म हो जाए इसके लिए ये प्रयास है कि जो भी छात्र अपनी सोशल जस्टिस के सवाल को, या फिर संविधान ने जो दिए हमें अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, यूपीएससी में जो लागू किया जा रहा है, सभी जगह जो है वो यहाँ लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसमें कोई गलत थोड़ी ना है। जेएनयू के कम से कम, क्योंकि मैं यहाँ के छात्र थी, मैं कह सकती हूँ कि कम से कम छात्राओं की आवाज़ एक बार सुनी जाती थी। यहाँ तो आवाज़ ही बंद कर दी गई, और वो ना सिर्फ आवाज़ बंद कर दी गई, बल्कि उनको ताकि ये छात्र ऐसी मांगें उठाए ही ना, जो जायज़ हैं, जो आधिकारिक हैं। सोशल जस्टिस का जो सवाल है, ये सारी की सारी मानसिकता जो यहाँ के अपने जो किसी भी खास पार्टी में कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि जातिवादिता है, क्योंकि ब्राह्मणवाद उनके बीच में बैठा हुआ है। इसलिए यहाँ देखिए ना आप, जेएनएसयू कहाँ है? जो अपर कास्ट, जो लेफ्टिस्ट, जो अपने आप को मतलब जो सामाजिक न्याय के सवाल के सबसे बड़े प्रोपकार मानते हैं, वो कहाँ है आज? उनको पता है कि उनका अगर ये भागीदारी इन लोगों की वहाँ होती है तो कहीं ना कहीं उनको लगता है ना कि हमारी जेब से जा रहा है। क्या लगता है आप लोगों की सरकार बनने के बाद भी इस तरह के मामले में और तेजी आई है? जब से केंद्र में नई सरकार आई है, ऐसी चीज़ों को जब पहले दबे छुपे तरीके से किया जाता था, वो अब खुलेआम हो रहा है। शंभू, जिससे पहले मैं थोड़ा सा और जोड़ देना चाहूँगा, अभी जो हमारे साथी जो बोल रही थी कि जो लेफ्ट जो कहते हैं कि हम प्रगतिशील हैं, और हमारे जो मोहित पांडे जो आईएसएफआई के ज्वाइंट प्रेसिडेंट है, वो पूरे 2 दिन जब एकेडमिक काउंसिल के मीटिंग के बाहर प्रोटेस्ट चल रहा था, वो नहीं दिखे। मैं और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि एनएसवाई जो कि सरकार विपक्ष में है, उसे तो होना भी चाहिए था, एनएसवाई का एक भी व्यक्ति वहाँ नहीं दिखा, एबीवीपी का नहीं दिखा, और आज भी हम देखते हैं कि एनएसवाई के 1-2 आदमी सामने बैठे हुए हैं। छात्रों की बात करें, मैं जस्ट ऐड कर रहा हूँ, मैं छात्रों की, जो एनएसवाई और एबीवीपी छात्र संगठन ही तो है, ठीक है, वो नहीं देखे। आज जब यहाँ दलित, बहुजन, आदिवासी के जब छात्र यहाँ जुटे हुए हैं, तब आप देख रहे हैं कि वो चेहरा एक दिखाने के लिए है कि हम भी वहाँ पे थे। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि इस सरकार के आने के बाद बढ़ गई है क्या, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार जो है आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करते हैं, लेकिन जो फ्रिंज आर्मी है, फ्रिंज आर्मी का कॉन्सेप्ट आपको पता हुआ है कि उनके नाम पे जो लोग करते हैं, वो उनकी संख्या बढ़ी है, निश्चित रूप से बढ़ी है। उन्हें लगता है कि ये उनकी सरकार है, ठीक है, और इससे मैं कहना चाहूँगा कि इससे जो है, इसे जल्द नहीं रोका गया तो मुझे लगता है कि सरकार की इमेज खराब होगी। मैं जेएनयू की बात करूँ, पूरा मामला भागीदारी का, क्या लगता है कि जेएनयू को अगर एक बड़ा सवाल माना जाए तो देश के हालात बहुत बदले नहीं है, खासकर बहुजनों के लिए, SC ST OBC माइनॉरिटी और महिलाओं के लिए। बाकी आप जब जेएनयू, जो देश की राजधानी दिल्ली में है, जिसको सबसे बड़ा लिबरल यूनिवर्सिटी का तमगा हासिल है, वहाँ जब इस कदर जातिवाद है, तो आप बाकी यूनिवर्सिटी को कैसे देख रहे हैं? इस यूनिवर्सिटी में जातिवाद की बात जब अपर कास्ट उठाता था, तब उन्हें लगता था कि वो प्रोग्रेसिव बन रहे हैं, लेकिन जब सच में जिनके साथ भेदभाव हुआ है, वो जब अपनी बात खुद उठा रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि लीडरशिप उनके हाथ से जा रही है। जब एक बार लीडरशिप उनके हाथ से चली जाएगी तो सत्ता भी चली जाएगी। आपने देख रहा होगा कि राहुल जो है पिछले प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा था, कुछ ही वोट से हारा है, और वो भी तब हारा जब 2 कंबाइंड आईएसएफआई लड़ रही थी। तो हम कह सकते हैं कि जेएनयू एक सिंबल है, और यहाँ पे पूरे देश के लोग पढ़ने आते हैं, हर जाति के लोग पढ़ पाते हैं,
दिल्ली में है, तो इन्हें इन्हें लगता है कि ठीक है दलित पढ़े, बहुजन पढ़े, ओबीसी पढ़े, लेकिन अपने अपने स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़े, जो क्रीम यूनिवर्सिटी है, देश का सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी, यहाँ पे अपर कास्ट पढ़े। तो उन्हें इस जो भागीदारी है, तो हम जो लड़ रहे हैं किस बात के लड़ रहे हैं? भागीदारी के सवाल पे लड़ रहे हैं, न्याय के सवाल पे लड़ रहे हैं। जो हम वाइवा की 30 से 15 करने की बात कर रहे हैं, इससे ये डिसीजन कहाँ से ओबीसी और एसटी पे लागू नहीं हो रहा है? ये डिसीजन सब पे लागू हो रहा है, चाहे अपर कास्ट हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे किसी भी जाति का हो। हम समानता की बात कर रहे हैं, लेकिन वो वाइवा का मार्क्स इसलिए बढ़ाए रखना चाहते हैं ताकि वो लोग अपने कैंडिडेट को सिलेक्शन हो सुनिश्चित कर सके। और ये बार बार डेटा में प्रूफ होता आया है, मतलब ये हाइपोथेटिकल नहीं है, मेरी कल्पना की बात नहीं है। आप डेटा उठा कर देख लीजिए। यही कारण है कि नफे कमेटी जेएनयू ने बनाया और उस नफे कमेटी को आज तक सार्वजनिक नहीं किया। क्यों सार्वजनिक नहीं किया? क्योंकि उस कमेटी के जो डेटा है उससे उजागर हो रहे हैं कि यहाँ भेदभाव हो रहा है। अगर जेएनयू इतना पाक साफ है, उसे लगता है कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, तो उस डेटा को सार्वजनिक कर देना चाहिए, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर देना चाहिए। और हमारा जितना जो डिमांड है उसमें एक प्रमुख डिमांड है कि नफे कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक किया जा सके, ताकि हमारी जो मांगे है वो उसको और स्ट्रेंथन हो। अगर जब भी आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, एक बेहतर देश की बात करते हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर यही कहा करते थे कि जिस देश में सबकी बराबर की भागीदारी नहीं होगी, हिस्सेदारी नहीं होगी, वो देश कभी मजबूत नहीं होगा। और सोचिए भारत में बहुजनों की आबादी के हिसाब से देखें तो 85% की हिस्सेदारी है। और उन छात्रों के साथ जिस तरह से हो रहा है, और इस तरह के प्रीमियर इंस्टीट्यूट, नंबर 1 यूनिवर्सिटी है जेएनयू दिल्ली का, और देश का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, दुनिया भर में जाना जाता है। उसमें जब जातिवाद का जहर इस कदर लोगों के मन में भरा हो कि वो एक जाति विशेष के SC ST OBC माइनॉरिटी के छात्रों को निलंबित कर दिया जाता है क्योंकि वो अपनी डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी कोई मांग रख रहे थे, तो इससे साफ होता है कि भारत में जो जाति का जहर है वो गया नहीं है बल्कि और महीन हो गया है। और खासकर अब वो जो जातिवाद है वो यूनिवर्सिटी में ब्यूरोक्रेसी, जस्टिस, मीडिया, इन सब जगहों पर दिखाई देता है, जहाँ के बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। लोग पढ़े लिखे होते हैं और वो प्रोग्रेसिव होने का भी की बात करते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत प्रोग्रेसिव हैं, लेकिन इससे साफ लगता है कि जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ अब हिस्सेदारी की बात है, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से दिशा देने वाली जगह हैं, वहाँ जातिवाद का जहर और तेज होता जा रहा है और महीन होते जा रहा है। और जिस तरह से रोहित वेमुला को अपनी जान देनी पड़ी, लगातार देश भर की यूनिवर्सिटी से इस तरह की खबरें आती रहती है कि दलित होने की वजह से, आदिवासी होने की वजह से, महिला होने की वजह से, OBC होने की वजह से प्रताड़ित किया जा रहा है, कम नंबर दिए जा रहे हैं, बच्चों को फेल कर दिए जाते हैं। एक बार फिर से जेएनयू में वही हुआ है और 12 के करीब छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया, और वो सब के सब गैर अपर कास्ट छात्र हैं, जनरल कैटेगरी के उसमें कोई छात्र नहीं है, सब के सब SC ST OBC माइनॉरिटी और महिलाएं हैं, और महिला जो हैं वो भी बहुजन महिला हैं। तो इससे साफ है कि जेएनयू में एक बार फिर से जातिवाद का जहर फैलता जा रहा है और कुछ छात्रों को जाति के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जेएनयू दिल्ली।